हेलो एवरीवन। एसिड बेस के लिए जो नेक्स्ट थ्योरी हम डिस्कस करने वाले हैं वह है लुईस थ्योरी। जितनी भी हमारी अभी हमने प्रीवियस थ्योरीज डिस्कस की एसिड बेस को एक्सप्लेन करने के लिए, उन सभी में हमने क्या देखा था कि वो किसी ना किसी आयन पे डिपेंड थी। चाहे वो आपका H+ आयन हो, चाहे ऑक्साइड आयन हो, चाहे सॉल्वेंट से जो हमें कैटायन या एनायन प्राप्त होते हैं वो हो। बट लुईस ने क्या कहा, उन्होंने अपने सिद्धांत पे आयंस की बजाय इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा फोकस किया कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उनको उन्होंने अम्ल कहा, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उनको उन्होंने क्षार कहा। क्योंकि जब हम पिछले हमारे जितनी थ्योरीज थी उनको देख रहे थे तो उनमें एक ड्रॉबैक आ रहा था कि वो जिस आयन पे डिपेंड है उसके अदर जो हमारे एसिड बेस हैं उनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो लुईस ने यहाँ पे उनके उस ड्रॉबैक को कम करने की कोशिश की कि आयंस के ऊपर हम डिपेंड नहीं रहते हैं किसी भी एसिड और बेस के क्लासिफिकेशन के। तो उन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व किया और क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन ग्राही और दाता के मध्य कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण को ही उन्होंने उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा। कि आप जानते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, और जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्राही हो और एक दाता हो तो वहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है, आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से उदासीनीकरण अभिक्रिया में अब यहाँ पे कोई स्पेशल कंपाउंड नहीं बन रहा है आपका कि आयनों के संयोग से आपका सोलवेंट बनना चाहिए या H+OH- से H2O बनना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ सिंपल एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का बनने को इन्होंने उदासीनीकरण अभिक्रिया की श्रेणी में रखा। इसके कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। जैसे H2O जो आपका बेस है, यहाँ पे HCl अम्ल है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। इसी तरह यहाँ पे अमोनिया और BF3 में आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है। अमोनिया इलेक्ट्रॉन डोनर होगा और BF3 आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हम टेबल में देख सकते हैं। अब इस सिद्धांत की वही कि मेन जो इसका हमें प्लस पॉइंट इस सिद्धांत में देखने को मिला वो यही था कि यहाँ पे अब हम किसी स्पेशल आयन या सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं रहे कि हमें अम्ल और क्षार के क्लासिफिकेशन के लिए जो हमें एक बाउंडेशन फील होती थी प्रीवियस जो थ्योरीज थी उनमें, कि वो जो पर्टिकुलर आयन या सॉल्वेंट नहीं है तो हम उनको एसिड बेस में क्लासीफाई नहीं कर पा रहे थे, वो यहाँ पे आपकी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट ये भी था कि उनमें विलायक का भी इन्वॉल्वमेंट था, बट इस सिद्धांत में विलायक की उपस्थिति या अनुपस्थिति का भी अम्ल क्षार के वर्गीकरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वो भी एक प्लस पॉइंट इस सिद्धांत में हमें देखने को मिला। अब अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल्स की कि इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग कौन से पदार्थ अम्ल होंगे, कौन से पदार्थ क्षार होंगे, तो उनका क्लासिफिकेशन हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से पदार्थ लुईस अम्ल हो सकते हैं। तो लुईस अम्ल कौन होंगे, जो भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सके वो सभी क्या होंगे, लुईस अम्ल। तो एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि जितने भी हमारे कैटायंस होते हैं, धनायन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे तो ऑब्वियसली उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी होगी, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है, लुईस अम्ल कहलाता है। तो जितने भी हमारे कैटायंस होते हैं, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, वो क्या होते हैं, लुईस अम्ल। जैसे यहाँ Ag+ आयन है, साइनाइड आयन से वो इलेक्ट्रॉन लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो वो क्या कहलाता है, लुईस अम्ल कहलाता है। इसी तरह जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं या जिनमें कि आप कह सकते हैं अपने संयोजकता कोश को विस्तार करने की टेंडेंसी होती है, जैसे कि आपके पास वैकेंट d ऑर्बिटल जिन कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको भी हम लुईस एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, 6 बॉन्ड है इसके संयोजकता कोश में,
तो ये लुईस अम्ल की तरह क्या व्यवहार करेगा, ऐसे स्टेनस क्लोराइड लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी लुईस अम्ल की तरह ही व्यवहार करेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे एटम्स हैं जिनमें कि क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं जो, और उनमें अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी होती है। जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, जिनके संयोजकता कोश में क्या होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी रखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ऑक्सीजन सल्फाइड आयन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या बना लेता है, सल्फेट। तो यहाँ पे इसने क्या बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया सल्फर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। तो इस तरह से ये जो परमाणु होते हैं वो भी लुईस अम्ल की श्रेणी में रखे जाएंगे। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लुईस अम्ल के लिए देखते हैं वो है कि वो कंपाउंड जिनमें कि क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा जो भी आपका बहुबंध वहाँ उपस्थित है। जब बहुबंध वहाँ पे अगर उपस्थित है और केंद्रीय परमाणु की अगर विद्युत ऋणता कम है तो उस पर क्या आएगा, आंशिक धनावेश आएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में बहुबंध उपस्थित है, बट सल्फर पे क्या है, सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। तो सल्फर पे क्या आएगा, आपका आंशिक धनावेश आएगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी होगी। तो इस तरह से ये कंपाउंड भी लुईस अम्ल की श्रेणी में ही आएंगे। अब अगर हम बात करें कि कौन से पदार्थ लुईस क्षार की तरह व्यवहार कर सकते हैं, तो जितने भी आपके वो पदार्थ जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकें वो सभी क्या होंगे, लुईस क्षार। अगर इनके एग्जाम्पल हम देखें तो जितने भी हमारे ऋणायंस हैं वो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। तो जितने भी ऋणायन होंगे वो मोस्टली क्या होते हैं, हमारे लुईस क्षार होते हैं। ये आपका यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, लुईस क्षार होगा, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं, अभी हमने देखा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड क्या था, लुईस अम्ल था। और यहाँ पे फ्लोराइड आयन जो है इलेक्ट्रॉन रिच है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ पे जो ऋणायन है वो किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, लुईस क्षार की तरह। इसी तरह वो कंपाउंड जिनमें कि क्या प्रेजेंट हो, लोन पेयर प्रेजेंट हो और वो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकें। तो अगर लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन दाता हुए, और इलेक्ट्रॉन दाता हैं तो वो क्या कहलाएंगे, लुईस क्षार कहलाएंगे। एग्जाम्पल्स हम देखें, जैसे H2, आप जानते हैं ऑक्सीजन पे यहाँ पे लोन पेयर्स होते हैं, यहाँ पे अमोनिया में नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा, अल्कोहल में भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, और ये अपने लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये भी क्या कहलाएंगे, लुईस क्षार कहलाएंगे। नेक्स्ट जो लुईस क्षार के लिए हम एग्जाम्पल देखें तो वो होते हैं एल्कीन या एल्काइन। जो हमारे एल्कीन एल्काइन होते हैं वो हम कई रिएक्शंस में देखते हैं कि वो जो है, जो आपके मेटल आयंस हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारे एल्कीन और एल्काइन है वो किसकी तरह व्यवहार कर रहे हैं, लुईस क्षार की तरह व्यवहार कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये हो गया लुईस अम्ल और लुईस क्षार का क्लासिफिकेशन। अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये सिद्धांत जो है वो लुईस क्षार और लुईस जो अपने जितने भी अम्ल और क्षार हैं उनकी क्लासिफिकेशन के लिए काफ़ी हद तक उपयोगी रहा, कि इसके बेस पे हम जितने भी हमारे अम्ल और क्षार हैं मोस्टली उन सभी को क्लासिफाई कर पा रहे थे। इस सिद्धांत में प्रीवियस जो हमारी थ्योरीज थी उनके जो बाउंडेशंस थी उनको काफ़ी हद तक ओवरकम किया, बट फिर भी जो इसकी एक ड्रॉबैक हम देख सकते हैं वो ये थी कि इसको इतना ज़्यादा विस्तृत कर दिया गया इस सिद्धांत की परिभाषा को। कई ऐसी अभिक्रियाएं जो कि उदासीनीकरण अभिक्रिया की श्रेणी में, जो उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं होती बट फिर भी वो उदासीनीकरण अभिक्रिया की श्रेणी में इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग आ रही थी, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या थी कि किसी भी
जो कंपाउंड्स आपके उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण होना ही उदासीनीकरण। तो कई अभिक्रियाएं होती जो कि अम्ल क्षार अभिक्रिया नहीं थी, बट फिर भी वो इस श्रेणी में इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग रखी गई। तो ये एक इस सिद्धांत का हम ड्रॉबैक कह सकते हैं। जो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है युशानोविच कॉन्सेप्ट। तो एक तरह से जो ये कॉन्सेप्ट आपका दिया गया, ये आपके जितने भी प्रीवियस थ्योरीज थी उन सब का समराइज फॉर्म है, कि उन सभी को देख के और उससे जो आप समरी के तौर पे एसिड और बेस के लिए बोल सकते हैं, वो परिभाषा यहाँ पे दी गई। इन्होंने पर्टिकुलर किसी आयन या इलेक्ट्रॉन या सोलवेंट पे डिपेंडेंट ना होके क्या कहा कि वो स्पीशीज या वो प्रजाति जो किसी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को ग्रहण करें या पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को डोनेट करें, उन्हें हम क्या कह रहे थे, अम्ल कह रहे थे। अब इन्होंने पर्टिकुलर कोई ऋणायन या कोई इलेक्ट्रॉन या कोई सॉल्वेंट को नहीं लिया, इन्होंने सीधा सीधा बोला कि सिर्फ क्या चाहिए आपको, ऋणायन या एनायनिक स्पीशीज होनी चाहिए आपकी। अगर उसको ग्रहण कर रहा है वो कुछ भी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो कोई ऋणायन हो, चाहे वो ऑक्साइड आयन हो। तो अगर एनायनिक स्पीशीज को ले रहा है या कैटायनिक स्पीशीज को डोनेट कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। और इसके ऑपोजिट अगर कोई कैटायनिक स्पीशीज को ग्रहण कर रहा है और एनायनिक स्पीशीज को डोनेट कर रहा है तो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। तो अब इन्होंने यहाँ कोई पर्टिकुलर बाउंडेशन किसी आयन या किसी इलेक्ट्रॉन की नहीं रखी। तो इसके आधार पे मोस्टली जितने भी हमारी प्रीवियस थ्योरीज थी उन सभी के अम्ल क्षार को हम वर्गीकृत करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिख रहे होंगे जिसमें आप देख रहे हो कि सभी जितने भी प्रीवियस थ्योरीज के एग्जांपल थे वो सभी इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन किए जा सकते हैं, एसिड और बेस। ऐसे यहाँ पे देखिए आप, सोडियम ऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्साइड आयन का ट्रांसफ़र हो रहा है लक्स फ्लूइड सिद्धांत के अकॉर्डिंग। और ऑक्साइड आयन क्या है, ऋणावेशित है, तो यहाँ पे ऋणावेश का स्थानांतरण हो रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे आपके अम्ल क्षार का क्लासिफिकेशन आप यहाँ कर सकते हैं कि इसने सल्फर ट्राईऑक्साइड ने ऋणायन को ग्रहण किया है और ऋणायन को ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है आपका, अम्ल। और यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड ने क्या दिया है, ऋणायन को डोनेट किया, वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं अमोनिया और HCl को, HCl ने क्या किया है, H+ को डोनेट किया है। H+ क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो जब HCl ने पॉजिटिवली धनायनिक स्पीशीज को डोनेट किया है तो वो क्या कहलाएगा, अम्ल। और अमोनिया ने धनायनिक स्पीशीज को ग्रहण किया है तो वो क्या कहलाएगा, क्षार। तो इस तरह से इस सिद्धांत में ऑलमोस्ट सभी अम्ल क्षार को हम वर्गीकृत कर पा रहे हैं। तो ये जो आपका एसिड बेस का यूनिट है वो यहाँ पे इसके साथ हमारी कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है उसे स्टडी करें।